Hello students, welcome once again to your own channel Smita Classes. Today we will be dealing with the science book of standard 6, New Approach to Science. The name of the book is New Approach to Science and it is the 4th chapter. The name of the chapter is Sorting Materials into Groups. Things around us are not identical. They differ in shape, size or color. For example, TV, refrigerator, chalk, duster, paper, etc. are different from each other. All these things are made up of one or more materials. These materials differ in their properties. In order to study things around us, we need to arrange them independently into groups or classes. The arrangement of materials, things into different groups or classes on the basis of their common properties is known as classification. Let's study more about classification of materials in details. Dictionary has nearly thousands of words in it, but when we need to locate the meaning of any particular word, we do not take a lot of time to find out that word. No, within no time we can locate that word. This happens because the words in the dictionary are grouped in an appropriate way. This shows that grouping the objects in a particular way, like in dictionary, makes it easier for us to find or study them. Classification of different materials can be made on the basis of their similarities and dissimilarities. Classification is a way to organize and make sense of our environment. हमारे आसपास हम कितनी सारी चीज़ें देखते हैं, है ना। अगर आप क्लासरूम में हैं, आप ब्लैक बोर्ड देखते हैं या वाइट बोर्ड, जो भी, चॉक देखेंगे, डस्टर देखेंगे, घर में है तो टीवी देखेंगे, रेफ्रिजरेटर देखेंगे, ग्लास के जग या ग्लास का कांच का बना हुआ ग्लास देखेंगे। तो क्या है कि हमारे आसपास वैरायटी ऑफ थिंग्स है और वैरायटी ऑफ मटेरियल्स से बना हुआ है ना, अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है। तो जब वो इतने सारे मटेरियल से बना और वैरायटी ऑफ थिंग्स बना है, तो हमको ज़रूरत है कि हम उनको अरेंज करें या ग्रुप्स में डालें कि ये पर्टिकुलर चीज़ आयरन का बना हुआ है, ये पर्टिकुलर चीज़ कांच का बना हुआ है, या जो भी, ये पर्टिकुलर सब एक साइज़ का है, ये पर्टिकुलर सब छोटे साइज़ का है। तो उसको ग्रुप्स में अरेंज करना ज़रूरी है, ठीक है। जब हम उसको ग्रुप्स में अरेंज करते हैं तो क्या होता है, हमें आसानी होती है उन चीज़ों के बारे में स्टडी करने में, है ना, उनके बारे में पढ़ने में या उन्हें जानने में हमें आसानी होती है। तो ये जो प्रोसेस है कि हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे आसपास या जो भी हमारे एनवायरनमेंट में चीज़ें हैं, उनको हम कैटेगराइज करेंगे ग्रुप्स में या डिवीज़न करेंगे ग्रुप्स में, उसी को कहते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब आप देखिए, ये क्लासिफिकेशन है। मटेरियल्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़ एंड एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या क्या है। तो उसके पहले हम लोग ये जानेंगे कि नीड ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। क्लासिफिकेशन की आखिर ज़रूरत क्या पड़ी। अब है कि हम लोगों के पास, आप जानते हैं, डिक्शनरी में थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स है ना। हम लोग को कोई एक वर्ड ढूंढना है, मान लीजिए हम लोग को ढूंढना है एप्रिकॉट। हम लोग क्या करते हैं, पहले ए वाले सेक्शन में जाते हैं, वहाँ पे ऊपर ए पी वाले सेक्शन में जाते हैं, क्योंकि ऊपर लिखा रहता है डिक्शनरी के पेज के ऊपर में। ए पी वाले सेक्शन में जाते हैं, फिर देखते हैं कि ए पी ए वाले पहले हैं, ए पी बी वाले, ऐसे कर करके ए पी आर वाला जैसे ही आता है पोर्शन, वहाँ पे हम लोग को तुरंत वह वर्ड मिल जाता है। यानी थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स है, फिर भी डिक्शनरी में विद इन नो टाइम हम लोग उसको सर्च कर लेते हैं और उसके बारे में तुरंत जान लेते हैं, ठीक है ना। इसीलिए ज़रूरत है क्लासिफिकेशन की कि थाउजेंड्स ऑफ मटेरियल्स हैं, उनको हम बहुत ही फास्टली पहचान लें और उनके बारे में स्टडी कर पाए। इसीलिए नीड ऑफ क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन की ज़रूरत इसीलिए है। देखिए, क्लासिफिकेशन के एडवांटेजेस क्या होंगे। आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम, है ना, कि ये मटेरियल कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, चॉक है तो। अगर टीवी है या फ्रिज है तो हम लोग बोलेंगे वो एक तरह के पॉलीमर मटेरियल और आयरन का बना हुआ है, आयरन, स्टील एंड पॉलीमर मटेरियल का बना हुआ है। तो आइडेंटिफाई करने में, सॉर्टिंग करने में, है ना। सॉर्टिंग में क्या होगा, आप चीज़ों को बड़े से छोटे साइज़ में सॉर्ट कर देते हैं, है ना, या फिर उनके प्राइसेस में हाई प्राइस टू लो प्राइस में सॉर्ट कर देंगे, या फिर सॉफ्ट मटेरियल एक जगह, हार्ड मटेरियल्स एक जगह, है ना। जैसे कि आपके जो गार्डन टूल्स हैं वो सब हार्ड मटेरियल के कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। और सॉफ्ट मटेरियल में क्या होगा, कपड़े होंगे, स्पॉन्ज होगा, वो सब सॉफ्ट मटेरियल में आएगा। तो पहले आप पहचान कर सकते हैं, ग्रुपिंग करके सॉर्ट कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी में उसको रख सकते हैं, जिसमें आप हर तरीके से उसको अरेंज कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, है ना। लोकेट करना, आपको जानना होगा कि अरे कांच की चीज़ें जो हैं वो कहाँ पे हैं, आप तुरंत देख के जान जाएंगे, ओ ये कांच का है, ये कांच का है, वहाँ रखा है, वहाँ रखा है ना। लोकेट करना ईजी होता है। साथ ही स्टडी करना, उनके बारे में पढ़ना, उनके बारे में नॉलेज लेना ईजी होता है अगर हम उनको ग्रुप्स में क्लासीफाई कर देंगे।
और सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी, कोई स्टील का ग्लास है और ये कोई कांच का ग्लास है, तो उनके बीच में हम लोग अंतर निकालना या उन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, एक बात क्या है, और भिन्न बात क्या है, वो जानने में हमको आसानी होती है। All items in figure 1 and 3 are jumbled. Figure 2 shows classification of all items given in figure 1. All teapots are placed in first shelf, all cups in the second, and all plates are placed in the third shelf. Likewise, figure 4 shows classification of all items in figure 3. All books are kept together and pencils are in another place. This would make you understand that different objects are classified on the basis of their size, color, shape, use, convenience, or any other quality. Advantages of classification. Classification is important because of the following reasons. Classification of the objects help in their easy identification. Classification helps in the sorting of the objects, otherwise things get mixed up. Classification helps in locating things. It is only because of classification that you are able to locate a book out of the thousands in your school library. Classification makes study of different objects easy and more meaningful rather than studying each object separately. We can study just one out of each class of different objects and generalize our result for the class as a whole. Classification of objects into groups helps in understanding them. If we know the properties of any one member of the group, then we get the idea of the properties of other members. अब आप फिगर 1 देखेंगे, उसमें क्या है कि कांच के बर्तन रखे हुए हैं। तो कांच के बर्तन में जितने टी पॉट्स हैं, कि बाउल्स हैं, कि ग्लासेस, प्लेट्स है, सब मिक्स करके रखा हुआ है। फिर आप फिगर 2 में देख पाएंगे कि जो है उसको फिर अरेंज कर दिया गया है। एक शेल्फ में सारे प्लेट्स अरेंज्ड है, एक शेल्फ में टी पॉट्स अरेंज्ड है, एक शेल्फ में बाउल्स अरेंज्ड है। ठीक है, तो आप अगर प्लेट आपको निकालना है, तुरंत आप जाएंगे प्लेट वाले शेल्फ से एक प्लेट निकाल लेंगे, है ना। कितना ईजी हुआ आपको लोकेट करने में, तुरंत आप लोकेट कर ले, यहाँ पे रखा हुआ है। फिगर 3 आप देखिए, फिगर 3 में क्या है, बुक्स, पेंसिल्स, पेन सब एक जगह भर के रखा हुआ है। ऐसे में ढूंढने की बुक कहाँ है, पेंसिल कहाँ है, ढूंढने में टाइम लग जाता है ना। पर आप उसको जब अरेंज कर दे रहे हैं, बुक्स एक जगह पे रखा हुआ है, उसके आगे पेंसिल्स रखी, उसके आगे पेन्स रखा हुआ है, तो उसमें से पिकअप करने में आपको आसानी होगी। इसका मतलब कोई भी चीज़ को क्लासिफिकेशन कर देने से सच में बहुत ही आसानी होती है सभी काम करने में। ठीक है, अब है कि क्लासिफिकेशन हमारे एनवायरनमेंट में जितनी चीज़ें प्रेजेंट है उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, किस बेसिस पे, उनके साइज़ के बेसिस पे। बड़े ऑब्जेक्ट्स को एक जगह रख दिए, छोटे ऑब्जेक्ट्स को एक जगह रख दिए, है ना। जैसे स्कूल में क्या होता है, छोटे बच्चों को एक क्लास में, बड़े बच्चों को एक क्लास में। ठीक है, तो उनके साइज़ के हिसाब से, उनके कलर के हिसाब से हम रख देते हैं कि चलो सारी रेड ड्रेसेस वार्डरोब में एक जगह रख दी, येलो ड्रेसेस एक जगह रख दी, तो जब मुझे रेड ड्रेस पहनने की इच्छा है तो मैं आसानी से तुरंत रेड ड्रेस ढूंढ के निकाल लूँगी, है ना। तो पहला आपका हो गया साइज़ के हिसाब से आपने कर लिया, कलर के हिसाब से कर लिया, आप शेप के हिसाब से, है ना। जैसे आकार की चीज़ें हैं, ये ज़्यादातर जो है लेबोरेटरी में आई थिंक ये यूज़फुल होगा। केमिस्ट्री लेबोरेटरी में आप देखेंगे कि नहीं, हम लोग की जो है कॉनिकल फ्लास्क हमने एक जगह रख दिया। ठीक है, उस शेप का कॉनिकल फ्लास्क एक जगह रख दिया, टेस्ट ट्यूब्स को एक जगह रख दिया, बीकर्स को एक जगह रख दिया। तो जैसा शेप है उस आर्टिकल का, है तो सब कांच की बनी हुई, पर जिसका जैसा शेप है उसे उस जगह अरेंज कर दिया। तो लैब में किसी स्टूडेंट को कहा जा बीकर लेके आ, और तुरंत जाके सेल्फ से उसने देखा बीकर, सारे शेप के बीकर एक जगह रखे हैं, वह उनमें से एक उठा के लेके आएगा। ठीक है, तो शेप भी हो गया। यूज़ है ना, यूज़ के हिसाब से ये जनरली घरों में ज़्यादा ये होता है कि चलो हम जो ड्रेसेस अभी फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं उन्हें हम वार्डरोब में चलो ऊपर रख देंगे, ताकि हम जब आई विल बी इन अ हरी टू गो आउटसाइड, हम तुरंत वो ड्रेसेस निकाल लेंगे जो हम यूज़ कर रहे हैं। जो यूज़ नहीं कर रहे हैं, रेयरली एट वन ओकेजन हम उसको पहन रहे हैं, तो वो सबको थोड़ा नीचे रखेंगे, क्योंकि उसे हम आराम से बाद में जिस दिन ज़रूरत है आराम से निकाल लेंगे उसे, क्योंकि हम एवरीडे यूज़ में ला नहीं रहे हैं। ठीक है, तो यूज़ के हिसाब से भी आर्टिकल्स को क्लासिफाई किया जाता है। आप जो है 6th क्लास पास हो गए, आप 7 में आ गए, तो क्या करेंगे, 6th क्लास के बुक्स को पीछे की तरफ रख देंगे शेल्फ में, 7th क्लास के बुक्स को सामने रखेंगे, क्योंकि आपको यूज़ अभी 7th क्लास की बुक्स है। ठीक है, तो इस तरह एडवांटेजेस क्या है क्लासिफिकेशन के, फ़ायदे क्या हैं, हमारे अपने कन्वीनियंस के लिए होता है। पहला है कि मैंने जैसे आपको बताया ईजी आइडेंटिफिकेशन, तुरंत पहचानने में,
अब आपने 7 क्लास के बुक्स सामने रख दिए, 6 क्लास के बुक्स पीछे रख दिए, आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे, ओहो 7 क्लास की बुक्स यहाँ है ना, इसी में से मुझे एक बुक पढ़नी है। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन में आपको ईजी होगा। सॉर्टिंग करने में, ठीक है, आपने बड़ी नोटबुक्स एक जगह रख दी, छोटी नोटबुक्स एक जगह रख दी, आपको अभी बड़ी नोटबुक में लिखना है, तुरंत निकाल लिए बड़ी नोटबुक, है ना। सॉर्ट करने में आपको आसानी हो रही है, सॉर्टिंग करने में। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है आपको लोकेट करने में। हाँ, लोकेटिंग, अगर स्कूल है, प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड में स्पोर्ट्स टीचर ने कहा गर्ल्स एक साइड खड़े हो जाएं, बॉयज़ एक जगह खड़े हो जाएं, ठीक है, तो वो तुरंत लोकेट कर लेंगे, अच्छा गर्ल्स यहाँ पे। ऑल्दो मुझे ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल यहाँ देना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग का ये चैप्टर क्या है, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स है ना। तो ये यहाँ पे जो है केमिस्ट्री लैब की जगह फिजिक्स लैब का एग्जांपल देते हैं। फिजिक्स लैब में क्या होता है, आयरन स्फीयर्स रहते हैं, एक्चुअली कॉपर स्फीयर्स रहते हैं, तो उनको लैब में एक बॉक्स में रख दिया गया। फिजिक्स लैब में एक जगह सारे ट्राइपॉड स्टैंड को, ये जो होता है स्टैंड है, ट्राइपॉड तो नहीं, सिंपल स्टैंड से उनको रख दिया गया है। तो जब टीचर स्टूडेंट को बोलेंगे जाओ स्टैंड लेके आओ, वो तुरंत फिजिक्स लैब के जिस जगह पे रखा होगा वहाँ से एक स्टैंड उठा के ले आएगा। तो उसको देखो लोकेट करने में कितनी आसानी हो रही है। टीचर को नहीं बताना जा रहा है, पढ़ रहा है, ऐसे जाओ उधर जाओ ढूंढो उन सब में से, नहीं, वो देख रहा है कि वहाँ पे सारे रखे हुए हैं, उसमें से एक उठा के लाना है। तो लोकेट करना उसके लिए ईजी हो रहा है। ईजियर स्टडी के लिए तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल डिक्शनरी ही है। डिक्शनरी में हमको किसी वर्ड के बारे में जानना है, उसको स्टडी करना है, तो हम आसानी से डिक्शनरी में उसको ढूंढ सकते हैं, क्योंकि डिक्शनरी में सब अच्छे से क्लासिफाई करके सॉर्ट करके रखा हुआ है ना। तो स्टडी करने में कोई चीज़ को हमको आसानी होगी उसके बारे में जानने में, ठीक है। इसी तरह जो है सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ आर ईजली अंडरस्टूड, है ना। दोनों में समानता क्या है, दोनों में अलग क्या है, ये पता चल जाएगा। एक तरफ आपने वुडन डोर्स रखे हुए हैं, एक तरफ आपने पॉलीमर डोर्स रखे हुए हैं, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे हाँ वुडन डोर थोड़ा थिक है, पॉलीमर डोर थोड़ा थिन है। वुडन डोर ड्यूरेबल तो है, पर इसे टर्माइट्स खा सकते हैं, है ना, दीमक खा सकते हैं, पर ये जो है ये तो पॉलीमर डोर को दीमक नहीं खा सकते। इस तरह आप दोनों के बीच में, अच्छा दोनों तो लगाने से उतने ही अच्छे से लॉक हो रहा है, तो सिमिलैरिटी भी देख रहे हैं, दोनों में सेम क्या है और दोनों में भिन्नता क्या है, डिससिमिलैरिटी क्या है, वो भी आप देख पा रहे हैं। तो ये सब एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन है। ये क्लासिफिकेशन करने के हमारे फ़ायदे क्या क्या हैं। Materials. A substance used in making different objects is known as material. Objects that we see in our daily life are made up of different kinds of material. For example, a pullover is made of wool, a plate is made of plastic. Here, wool and plastic are two different types of materials. Materials can be natural or man-made. For example, wool is obtained from sheep, so it is a natural material, and plastic is made by humans, so it is a man-made material. For example, one particular object can be made from different materials. A tumbler can be made out of silver, copper, brass, wood, plastic, glass, stainless steel, etc. One type of material can be used to make different objects. For example, leather can be used to make jackets, gloves, shoes, bags, belts, mattresses, cover, etc. Properties of material. The properties of one object is made by the combination of different materials. For example, a car is made by using different materials like rubber, metal, plastic, ceramic, etc. Properties of material. The properties of a material help us to choose the right kind of material for making a particular object. For example, vehicles cannot be made out of cloth as we need a tough and durable material for making it. So we require metal to make vehicles. Similarly, we cannot make tumbler from one piece of cloth because it cannot hold water. So we choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which it is to be used. Let us study the properties of materials which are very important for our understanding. अब क्या है, मटेरियल्स क्या होते हैं, जिन सामान से हम कोई ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं उन्हें हम मटेरियल्स कहेंगे, ठीक है। जो भी हम लोग सामान यूज़ कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए उन्हें हम मटेरियल्स कहेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने एक जो है एक ग्लास टम्बलर बनाया है, कांच का बनाया है, तो उसमें मटेरियल क्या यूज़ हुआ है, कांच है। तो मटेरियल जो है
अब जो है अलग अलग चीज़ों की मटेरियल्स बनती है। हम लोग के डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं कि अलग अलग चीज़ों के मटेरियल्स से हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। जैसे आपने एक पुलोवर पहन रखा है, ठंड के दिन में एक स्वेटर पहन रखा है, वो किसका बना हुआ है? वो वूल का बना हुआ है ना, ऊन का बना हुआ है। तो मटेरियल्स जो है हम कह सकते हैं कि वो मैन मेड भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। जैसे वूल का स्वेटर, तो वूल एक नेचुरल मटेरियल है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है। वही हम देखेंगे एक प्लेट है, फाइबर का प्लेट है, तो वो किस चीज़ का बना हुआ है? वह प्लास्टिक का बना हुआ है, यानी मटेरियल यूज्ड इज प्लास्टिक, है ना। तो अलग अलग तरह के मटेरियल्स यूज़ करके हम लोग अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। कई बार होता है, यानी प्लास्टिक एक मैन मेड मटेरियल था और वूल क्या था? नेचुरल मटेरियल था, ठीक है। अब कई बार होता है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो कई अलग अलग मटेरियल से बने रहते हैं। मान लीजिए आपको एक टम्बलर बनाने बोला गया, टम्बलर मतलब कि एक मग सॉर्ट ऑफ थिंग, मग एक बनाने के लिए बोला गया। उससे आप प्लास्टिक का बना सकते हैं, ग्लास का बना सकते हैं, स्टील का बना सकते हैं, ब्रास का बना सकते हैं, ब्रॉन्ज का बना सकते हैं, वुड का बना सकते हैं, प्लास्टिक का बना सकते हैं, है ना। तो एक मग आप कितने अलग अलग चीज़ों का बना सकते हैं, मेटल का बना सकते हैं, एल्यूमिनियम वगैरह का। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ों से मिक्स करके आप वो अलग अलग का मटेरियल यूज़ करके आप अलग अलग तरह के मग्स बना सकते हैं। यानी कि वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स। अलग अलग मटेरियल यूज़ करके एक ही तरह का ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं। वन टाइप ऑफ मटेरियल कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब है अलग अलग सामान यूज़ कर रहे हैं, है ना, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, अलग अलग आर्टिकल्स बना रहे हैं, पर एक ही तरह का मटेरियल हमने यूज़ किया है। हाँ, फॉर एग्जांपल लेदर, है ना, चमड़ा, चमड़ा हम यूज़ करते हैं क्या बनाने के लिए? वॉलेट बनाने के लिए, है ना, पर्स बनाने के लिए, बेल्ट बनाने के लिए, सोफ़ा का कवर्स बनाने के लिए भी हम लोग लेदर यूज़ करते हैं, बहुत सारी जगह पे है। मैट्रेस बनाने में, मैट्रेस के कवर को लगाने के लिए भी लेदर यूज़ करते हैं। ग्लव्स, लेदर के ग्लव्स भी होते हैं, लेदर के शूज़ भी होते हैं, लेदर के बैग्स भी होते हैं, ठीक है, बेल्ट्स भी होते हैं। तो इन सब ये सारी चीज़ों का मटेरियल क्या है? लेदर है, पर ये सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग आर्टिकल्स है। नेक्स्ट क्या है? वन ऑब्जेक्ट इज मेड अप बाय कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, है ना। अलग अलग तरह का मटेरियल हम यूज़ करके एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कार में क्या है? मेटल यूज़ हुआ है ना, मेटल यूज़ हुआ है, लेदर यूज़ हुआ है उसके सीट को बनाने के लिए, प्लास्टिक का उसका आगे का डैशबोर्ड है तो प्लास्टिक भी यूज़ हुआ है, ठीक है। थोड़ा सेरामिक भी कहीं कहीं हो सकता है, सेरामिक का भी यूज़ किया गया होगा, ठीक है। तो जो है कार में रबर भी कहीं यूज़ किया गया है, मेटल भी यूज़ किया गया है, प्लास्टिक भी और सेरामिक भी यूज़ किया गया है, ठीक है। तो अब है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, हमें मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ जाननी चाहिए जिसके लिए हम वो बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ियों को क्या आप कपड़े से बना सकते हैं? नहीं, गाड़ियाँ हार्ड होनी चाहिए, है ना, व्हीकल्स हार्ड होनी चाहिए। तो उसको हम लोग क्या करेंगे? मेटल्स से या प्लास्टिक्स यूज़ करके, सब एक्चुअली मेटल्स से ही बनते हैं, एलॉयज से, दो मेटल्स को मिक्स करके, ठीक है। तो हम लोग को एक टफ़ और ड्यूरेबल चीज़ चाहिए, बहुत ही हार्ड और स्ट्रॉन्ग चीज़ चाहिए जिससे हम लोग व्हीकल्स बना सके, गाड़ियाँ बना सके। तो नेचुरली आप वहाँ पे कपड़ा तो यूज़ करेंगे नहीं। अब मान लीजिए आपको एक टम्बलर बनाना है जिसमें आपको पानी रखना है, क्या वह आप कपड़े का बना सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि कपड़ा तो पानी होल्ड करेगा ही नहीं। तो आपको या तो प्लास्टिक का, ग्लास का, स्टील का, ये सब कोई चीज़ का बनाना होगा। यानी कि हम लोग को कोई अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम लोग को कौन सा मटेरियल चूज़ करना है वो बनाने के लिए, वो डिपेंड करता है मटेरियल के प्रॉपर्टीज़ पे, कि वो मटेरियल का प्रॉपर्टीज़ कैसा है, वो हार्ड है कि नहीं, सॉफ्ट है कि नहीं, हाँ वो कुछ लिक्विड कंटेन कर सकता है कि नहीं, वो ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, दिखाई देता है कि नहीं आर पार, वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह मटेरियल के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिससे आप जान पाएंगे कि हमें किस तरह का मटेरियल यूज़ करना है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। Appearance. On the basis of appearance, materials are divided into two types, shiny and dull. Those materials which have shiny appearance are said to have lustre. Those materials which have dull appearance are said to have no lustre. For example, sand, paper, silver, spoon, aluminium foil, old plastic, all are materials.
But silver spoon, aluminum foil have smooth and shiny surface, lustrous material, whereas paper, old plastic have rough and dull surface, non-lustrous material. Dull-looking copper vessel, when rubbed with a mixture of lemon and tamarind paste, regains its luster. This is because the outer layer of copper vessel reacts with air and forms a dull-looking coating, which can be removed by the concoction of lemon and tamarind to give back the original luster of copper metal. अब हम लोग जब प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले उसके हम लोग अपीयरेंस को देखेंगे. ठीक है, अपीयरेंस में क्या होता है कि इसमें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, शाइनी एंड डल. कुछ कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो काफ़ी चमकते हुए दिखाई देंगे और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो डल दिखाई देंगे. ठीक है, जैसे कि अगर आपने एल्यूमिनियम यूज़ किया है, सिल्वर यूज़ किया है, ठीक है, गोल्ड यूज़ किया है, तो ये पूरा चमकते हुए दिखाई देंगे, है ना, शाइनी अपीयरेंस इनका होगा. वही आपने वुड यूज़ किया है या ओल्ड प्लास्टिक यूज़ किया हुआ है, ठीक है, या पुराना कपड़ा यूज़ किया हुआ है, तो उसमें उतना शाइनी अपीयरेंस नहीं होगा, वो डल दिखाई देंगे. यानी अपीयरेंस के हिसाब से हम दो कैटेगरी में कर सकते हैं, एक होगा शाइनी और एक डल. कुछ मटेरियल्स शाइनी होंगे, चमकते हुए होंगे, कुछ डल होंगे. ठीक है, तो जो शाइनी होंगे, ब्राइट होंगे, पूरे चमकते हुए दिखाई देंगे, वो क्या होंगे, वो लश्चरस मटेरियल कहलाएंगे, लश्चरस. और जो डल अपीयरेंस देंगे, उतने ब्राइट नहीं देंगे, दूर से उतनी तुरंत दिखाई नहीं देंगे, है ना, डल दिखेंगे, वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे नॉन लश्चरस, है ना. जैसे वुड, ओल्ड प्लास्टिक, ये सब क्या होगा, ये नॉन लश्चरस होगा. और एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, ये सब क्या होगा, ये सब जो है लश्चरस होगा. अब हम बात करते हैं कॉपर के कुछ ये इसकी, ठीक है, लश्चरस में और क्या आएगा, एल्यूमिनियम फॉयल भी आएगा जो कि दूर से चमकता हुआ दिखाई देता है. ठीक है, अब है, मान लीजिए हमारे पास जो है कॉपर के बर्तन हैं, है ना. बहुत दिन से जब आपके घर में कॉपर के बर्तन रखे हुए हैं तो वो डल दिखने लगते हैं, है ना. पर जब आप उनको जो है लेमन, नींबू और टैमरिन, इमली के पेस्ट दोनों को मिला के, लेमन के जूस को और टैमरिन के पेस्ट को दोनों को मिला के जब कॉपर के वेसल को आप सफाई करेंगे तो वो पूरा चमकने लगेंगे. मतलब पहले तो वो डल था, अभी शाइनी हो गया. पहले नॉन लश्चरस था, अभी लश्चरस हो गया. क्यों? क्योंकि बहुत दिन से जब वो कॉपर के वेसल रखे रहते हैं तो एयर के कांटेक्ट में आके, एयर के ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके उनके ऊपर एक डल लेयर डेवलप हो जाता है. पर उनको टैमरिन पेस्ट से जब हम लोग साफ़ करते हैं, टैमरिन एंड लेमन का मिक्सचर से, तो उससे क्या होता है, वो उसके ऊपर के कोटिंग को हटा देता है और वो फिर से शाइनिंग दिखने लगते हैं. ठीक है, तो अगर आपको कोई बोलेगा लश्चरस मटेरियल क्या है, तो आप बोलेंगे एल्यूमिनियम फॉयल है, सिल्वर है, ब्राइट लुकिंग कॉपर है. और कोई आपको कहेगा डल मटेरियल क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, अरे ओल्ड प्लास्टिक है, वुड है. ठीक है, उन सब का डल अपीयरेंस है. ठीक है, तो अपीयरेंस की बात हो गई. अब नेक्स्ट हम लोग जाएंगे हार्डनेस पे. ठीक है, नेक्स्ट जो ये है मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ है, वो है हार्डनेस. Hardness and softness is another property of material. Materials which can be compressed or scratched easily are known as soft materials. The shape and size of soft material can be altered by applying strength. Molten wax, rubber, foam, fur, synthetic fiber, sponge, etc. are some examples of soft materials. Materials which are difficult to compress are known as hard materials. The shape and size of hard materials cannot be changed by applying strength. But if the strength applied is greater, then it may change its shape and size. Copper, wood, diamond, ceramic and iron are hard materials. If we scratch the surface of a piece of wood, aluminium, a piece of stone, a nail, candle, chalk with a metal key, then object which gets scratched will be called as soft. And objects which cannot be scratched easily will be called as hard. अब है नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ मटेरियल. ठीक है,
कि हार्ड मटेरियल होते हैं और सॉफ्ट मटेरियल होते हैं। फॉर एग्जांपल क्लॉथ है, फर है ना, हमारे पास क्लॉथ है, फर है, रबर है, फोम है या फिर स्पॉन्ज है। ये सब क्या है? ये सब सॉफ्ट मटेरियल है। क्यों? क्योंकि आप जब उनको दबाएंगे, आप उन पर फोर्स डालेंगे तो आप उनको कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है उस पर जब फोर्स डालेंगे उसके आप शेप साइज़ को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, आप उस पर जब फोर्स डालेंगे तो शेप साइज़ सब चेंज भी हो सकता है। ठीक है, आप उसके ऊपर स्क्रैच करेंगे सॉफ्ट मटेरियल पे तो वो आसानी से स्क्रैच भी हो जाएंगे ना। किसी खुरदरी चीज़ से, किसी हार्ड चीज़ से उस पर खरोच डालेंगे तो उस पर खरोच भी हो जाएगी। ठीक है, तो वो सब सॉफ्ट मटेरियल होगा। इसमें क्या आएगा? मॉल्टन वैक्स, पिघलता हुआ मोम भी आएगा। ठीक है, रबर भी आएगा, फर आएगा। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर, स्पॉन्ज, ये सब सॉफ्ट मटेरियल है। अब हार्ड मटेरियल क्या है? जो चीज़ें पूरी हार्ड होती हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हार्ड होती है, जिनको आप बहुत कंप्रेस करें तो भी उसका शेप साइज़ नहीं चेंज होता है। ऑल्दो कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आप डालेंगे तो बहुत ज़ोर से इस पर प्रेस करेंगे तो हो सकता है शेप साइज़ चेंज हो, वो हार्ड मटेरियल कहलाएंगे। जैसे कि डायमंड है, हाँ, सेरामिक है, ठीक है, स्टोन है, तो ये सब हार्ड मटेरियल होते हैं। अब जो है, आप कैसे बोलेंगे कि कौन सा हार्ड है, कौन सा सॉफ्ट है? ठीक है, मान लीजिए एक चॉक का पीस है, मैं आपको पूछूंगी ये हार्ड मटेरियल है कि सॉफ्ट मटेरियल है, तो आप क्या करेंगे? एक मेटल का पीस लाएंगे, एक चाबी रिंग लाएंगे, चाबी लाएंगे, है ना, एक मेटल की बनी हुई चाबी लाएंगे, उससे आप उस पर स्क्रैच करके देखेंगे चॉक के ऊपर, वो स्क्रैच हो गया ईजिली। ठीक है, यानी वो सॉफ्ट मटेरियल है। इसी तरह एक लकड़ी है, उसके ऊपर आप स्क्रैच करके देखेंगे मेटल की से, वो भी स्क्रैच हो गया, यानी कि वो भी एक सॉफ्ट मटेरियल है। यानी जिस चीज़ों पे अच्छे से स्क्रैच हो जाए उन्हें सॉफ्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे कि कैंडल होगा, ठीक है, और एल्यूमिनियम होगा, एक छोटा पीस ऑफ वुड होगा, ये सब सॉफ्ट मटेरियल की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो इस तरह जो है तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स ईजिली स्क्रैच हो रहे हैं वो सॉफ्ट मटेरियल है, और जो ऑब्जेक्ट्स ईजिली स्क्रैच नहीं हो पा रहे हैं वो हार्ड मटेरियल है। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी हमारा कंप्लीट हुआ, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ मटेरियल। Solubility. Solubility is defined as the property to dissolve completely in water. If a substance completely disappears or mixes up in water, it is said to be soluble in water. If the substance does not dissolve even after stirring for a long time, it is said to be insoluble. Chalk is insoluble in water, sugar is soluble in water, salt is soluble in water, sand is insoluble in water. Liquids which can dissolve in one another are known as miscible liquids. Example, water and milk. Liquids which do not dissolve in one another are known as immiscible liquids. Example, water and petrol, water and oil. Gases like carbon dioxide and oxygen dissolve in water. It is the oxygen dissolved in water that aquatic animals use for respiration. However, there are also gases like nitrogen and methane, marsh gas, which do not dissolve in water. Water plays an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of substances. Solubility वह प्रॉपर्टी होती है कोई भी मटेरियल की, जब वह प्रॉपर्टी होती है वो कोई भी मटेरियल की वह वाटर में ईजिली डिज़ोल्व हो जाए। हाँ, कोई भी मटेरियल अगर वाटर में ईजिली डिज़ोल्व हो जाए, हाँ, पूरी तरह से मिसिबल हो जाए, वाटर में मिक्स हो जाए, तो वह हम लोग उसको कहेंगे सॉल्यूबल इन वाटर या सॉल्यूबल मटेरियल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 स्पून शुगर अगर वाटर में डाला है और स्टिर कर दिया, उसे मिक्स कर दिया है, तो वह पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है। उसके बाद क्या आपको शुगर का पीसेस दिखाई देता है? वाटर में नहीं दिखाई देता। इसी तरह आपने सॉल्ट डाला है वाटर में और उसे भी स्टिर कर दिया है, मतलब मिक्स कर दिया है किसी स्पून से, तो कुछ देर बाद आपको सॉल्ट भी दिखाई नहीं देता। इसका मतलब हम कहेंगे कि शुगर एंड सॉल्ट आर सॉल्यूबल इन वाटर। वाटर में वो पूरी तरह से सॉल्यूबल हो गया, पूरी तरह से मिक्स हो गया। पर कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, है ना, जो कि इनसॉल्यूबल इन वाटर होती है। फॉर एग्जाम्पल, सैंड, बालू, आप जितनी भी डालते जाए पानी में, वह पानी में घुलेगा नहीं, वो नीचे नीचे सेटल होते होते जाएगा, है ना।
आप देखेंगे वो नीचे नीचे सेटल हो रहा है बॉटम में, ग्लास के बॉटम में नीचे नीचे जमा होते जा रहा है। इसी तरह चॉक का आप पाउडर बना दें और चॉक पाउडर को पानी में डालें, वो भी नीचे नीचे सेटल होते जाता है, वो भी पानी में मिक्स नहीं हो पाता है। तो दीज सब्सटेंसेस विच आर नॉट कम्प्लीटली मिक्सड इन वाटर, है ना, या विच डू नॉट कम्प्लीटली मिक्स इन वाटर आर नोन एज इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, फॉर एग्जाम्पल चॉक पाउडर एंड सैंड। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हम लोगों ने क्या किया, सॉलिड को लिक्विड में हमने मिक्स किया। अब लिक्विड इन लिक्विड मिक्स करके हम लोग देखते हैं कोई ऐसा एग्जाम्पल जिसमें दो लिक्विड एक दूसरे के साथ पूरी तरह से मिक्स हो जाएंगे, जैसे वाटर एंड मिल्क, है ना। आपके घर दूध वाला आ रहा है, उसने दूध में कितना पानी मिलाया है आपको पता ही नहीं चल पाता है। क्यों? क्योंकि वाटर और मिल्क पूरी तरह से मिक्स हो गया है। तो जब दो लिक्विड्स एक दूसरे के साथ पूरी तरह से मिक्स होकर सॉल्युबल हो जाएंगे एक दूसरे में, तो वो कहलाएंगे मिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि दो लिक्विड्स एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो पाते। फॉर एग्जाम्पल, आपने घर में चिकन बनाया है, चिकन में आपने बहुत ऑयल डाल दिया है, तो क्या होगा, ऑयल जब चिकन बन के कम्प्लीट होगा आप देखेंगे ऑयल ऊपर ऊपर फ्लोट कर रहा है, जो ग्रेवी है उसमें ऑयल फ्लोट कर रहा है। इसका मतलब वाटर एंड ऑयल आर इनसॉल्युबल इन वाटर, आर नॉट मिसिबल, आर इमिसिबल लिक्विड्स। वाटर और ऑयल एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो पाते। इसी तरह कई बार होते हैं कि रोड साइड में गड्ढे हैं जिसमें पानी भरा हुआ है, कोई गाड़ी उसके ऊपर से गया, तो गाड़ी से अगर कुछ पेट्रोल लीक हुआ है तो वो पेट्रोल का ड्रॉपलेट्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स वाटर के ऊपर दिखाई देता है ना। तो वाटर एंड पेट्रोल आर ऑल्सो इमिसिबल, वो दोनों मिक्स नहीं हो पाते हैं। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग को यह बताया जाता था कि जब मॉस्किटोज़ बहुत हो जाते हैं रेनी सीज़न में, और क्योंकि उसमें मॉस्किटोज़ मल्टीप्लाई होते हैं, तो उसका एक कारण ये होता है कि घर के आसपास जो खुले गड्ढे रहते हैं जिनमें रेन वाटर जमा हो जाता है, उसमें मॉस्किटोज़ ब्रीड करते हैं ना, मॉस्किटोज़ अंडे देते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। इसीलिए कहा जाता था कि अगर हम उनके ऊपर कुछ ऑयल डाल देंगे, है ना, उस गड्ढों के ऊपर थोड़ा अगर ऑयल डाला रहेगा पानी के ऊपर, तो क्या होगा कि मॉस्किटोज़ को ऑक्सीजन बाहर से नहीं मिल पाएगा और वो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, ऑयल ऊपर से डाल देने से। ये खासकर उस एरियाज़ में बोला जाता था जहाँ पे मलेरिया वगैरह ज़्यादा फैलता था मॉस्किटोज़ के कारण। यानी दो लिक्विड जब एक दूसरे के साथ मिक्स हो जा रहे तो मिसिबल लिक्विड्स, दो लिक्विड जब एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो रहे तो इमिसिबल लिक्विड। तो ये लिक्विड इन लिक्विड का हमने बात किया। अब हम लोग गैसेज इन लिक्विड की बात करेंगे। दो ऐसी गैसेज जो पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जा रही हैं, वो कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी तरह से पानी में मिक्स हो जाती हैं। कैसे? अरे एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स आखिर जीवित कैसे रहते हैं, है ना। मछलियाँ, फ्रॉग्स, हाइड्रिला, वाटर हायसिंथ, ये सब जिंदा कैसे रह रहे हैं? क्यों? क्योंकि पानी में ऑक्सीजन मिक्स हो जा रहा है, जिस ऑक्सीजन को वो लोग ले रहे हैं रेस्पिरेशन करने के लिए, सांस लेने के लिए। ठीक है, पर कुछ कुछ गैसेस ऐसी हैं जो कि पानी में मिक्स नहीं हो पाती हैं। ठीक है, वो होती है नाइट्रोजन एंड मीथेन गैस। कौन सी होती है? एक नाइट्रोजन गैस होती है और एक क्या है, मीथेन गैस। मीथेन गैस को जो है मार्श गैस भी कहते हैं, मार्श गैस। क्यों इसको मार्श गैस कहते हैं? क्योंकि जहाँ दलदल एरिया होता है, मार्शी एरिया होता है, वहाँ से ये गैस ज़्यादा निकलती है बाहर, वहाँ प्रोडक्शन होता है। तो मीथेन को मार्श गैस भी बोलते हैं। और दूसरा है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन और मीथेन ऐसी गैसेस है जो कि वाटर के साथ मिक्स नहीं हो पाती है। तो आप जान पाए ना कि कुछ मटेरियल्स जो है सॉल्युबल इन वाटर है, इनसॉल्युबल इन वाटर है, मिसिबल इन वाटर है, इमिसिबल इन वाटर है ना। गैसेस भी ऐसी हैं which mix in water and some gases which do not get completely dissolved in water। ठीक है, तो इस तरह solubility के हिसाब से भी हम materials को categorize कर सकते हैं। Floating and sinking, the materials which are insoluble in water either float or sink in water. When a piece of wood is placed in water, it floats. This is due to the difference in the densities of the wood and the water. When two substances such as solid and liquid or a liquid and liquid are put together, the less dense substance floats over the denser one. Wax and cork float because they are less dense than water. Iron and gold sink because they are denser than water. What would happen if the density of the substance is same as that of the surrounding liquid?
In this case, the substance will float just below the surface of liquid. Let's carry out an activity to know more. Lead shots, steel spoon, stone, iron nails sink to the bottom of the trough filled with water. This is because these materials are heavier than water. Lime juice neither floats nor sinks in water as it gets dissolved in it. Whereas piece of wax floats on the water. Toy car, rubber ball, leaves, lady finger, wooden spatula will float because these materials are lighter than water. The mass per unit volume of a substance is known as its density. देखिए, हमने पढ़ा कि वाटर जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें सॉल्युबल हो जाती हैं, ठीक है। तो यानी वाटर का ये प्रॉपर्टी है कि वो बहुत सारी चीज़ों को अपने में अब्जॉर्ब कर लेता है। इसी का कारण है कि हमारे बॉडी में वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स उसमें डिज़ोल्व होके जब वाटर बॉडी के हर सेल में ट्रांसपोर्ट होके जाता है तो न्यूट्रिएंट्स भी वाटर के साथ ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं। इसलिए वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट एंड आवर बॉडी ऑल्सो नीड्स इट। अब हम लोग फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे फ्लोटिंग एंड सिंकिंग की प्रॉपर्टी मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन में। एक टर्म है डेंसिटी। मास बाय वॉल्यूम। अगर हमारा वॉल्यूम यूनिट हो जाए, मतलब 1 मीटर क्यूब हो जाए या 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर अगर 1 हो जाएगा तब हम बोलेंगे डेंसिटी इज इक्वल टू मास, है ना। और उसी हिसाब से उसको डिफाइन करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम 1 है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? घनत्व, है ना। कोई चीज़ कितना डेंस है, कितना घना है। अब है कि हम लोग जानते हैं कि कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो वाटर पे फ्लोट करते हैं, वाटर के ऊपर तैरते हैं। कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो वाटर में सिंक कर जाते हैं, वाटर के नीचे डूब जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वैक्स आप लेंगे, प्लास्टिक कॉर्क लेंगे, प्लास्टिक मग लेंगे, वुड लेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगी। अब एक टब लेंगे, टब में पानी डालेंगे, उसमें ये सब चीज़ें डालेंगे तो ये वाटर पे फ्लोट करेंगी। उसी जगह अब आप एक आयरन की बॉल लेंगे या गोल्ड का कुछ ऑर्नामेंट लेंगे, हाँ, उसको अगर आप पानी के टब में डालेंगे तो वो पानी में नीचे सिंक कर जाएगी, वह डूब जाएगी। तो ये सब क्यों होता है? डेंसिटी के कारण। जिन ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी, ठीक है, जिन ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी जो है वह किसके बराबर है? वाटर की डेंसिटी से कम है, ठीक है। जिन ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी जो है वाटर की डेंसिटी से कम है, वो ऑब्जेक्ट्स क्या करेंगे? फ्लोट करेंगे वाटर के ऊपर, है ना, वाटर के ऊपर तैरेंगे। जिन ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी जो है वो वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है, ज़्यादा भारी हैं वो ऑब्जेक्ट्स, ज़्यादा घने हैं, हाँ, वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है, तो वो क्या करेंगे? वो सिंक कर जाएंगे, पानी में डूब जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आयरन बॉल्स, ये पानी में डूब जाएंगे। प्लास्टिक कॉर्क, ये पानी में फ्लोट करेगा, ठीक है। अब जो है कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी जो डेंसिटी है, जिनकी घनत्व जो है ना, कुछ ऑब्जेक्ट्स की वो जो है एग्जैक्टली इक्वल होगी वाटर की डेंसिटी के बराबर। दोनों एक तरह के घने होंगे, या सांद्रता भी कहते हैं इसे। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स जब डेंसिटी ऑफ वाटर के बराबर होगी उस समय क्या होगा? ऑब्जेक्ट का जो कुछ पार्ट है, मान लीजिए यहाँ पे वाटर है, तो ऑब्जेक्ट का कुछ पार्ट जो है वो पानी के भीतर रहेगा, यहाँ पे कुछ पार्ट पानी के भीतर रहेगा और ऑब्जेक्ट फ्लोट करता रहेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट फ्लोट करता रहेगा। अब मान लीजिए आपने लाइम जूस डाला है, ये सब आप डाला, प्लास्टिक कॉर्क डाला तो वो फ्लोट कर रही हैं।
आयरन वाटर डाला तो सिंक कर रही है, ठीक है। आपने लाइम जूस डाला तब क्या होगा, जब आपने लाइम जूस डाला तो वो ना फ्लोट करेगी ना सिंक करेगी, वो क्या करेगी, वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी, ठीक है। तो ये एक अलग प्रॉपर्टी है मटेरियल्स का, फ्लोटिंग और सिंकिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन या नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल क्या है, ट्रांसपेरेंसी। हम लोग ट्रांसपेरेंसी के बारे में पढ़ेंगे। Substances are divided into 3 groups on the basis of their ability to allow light to pass through them. The materials through which an object can be seen clearly are called transparent materials. For example, glass, water, air, etc. The materials through which we are not able to see, which do not allow light to pass through them, are called opaque material. For example, wood, paper, notebook, etc. The materials through which an object can be seen but not clearly are called translucent material. For example, oily paper, muslin, cloth, etc. The visibility becomes partial on a foggy day. The fog makes air translucent. अब हम लोग नेक्स्ट जो है ट्रांसपेरेंसी की बात करेंगे, जो कि लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांसपेरेंसी जब होगी। देखिए, इसके पहले मैंने ये जो बताया फ्लोटिंग और सिंकिंग प्रॉपर्टी, ये सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के लिए होगी, उसी सॉलिड लिक्विड के लिए होगी जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर है। जैसे कि अगर लिक्विड की बात करें तो मोल्टन वैक्स, और सॉलिड की बात करें तो प्लास्टिक कॉर्क, ये सब फ्लोट करेंगे वाटर पे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वो है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से 3 कैटेगरी में डाला गया है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और एक क्या होता है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। जिन मटेरियल से, जिन ऑब्जेक्ट से लाइट पूरी आसानी से पास हो रही है, हम लोग मान लीजिए हमने हाथ में कांच पकड़ा हुआ है और इधर से हम देख रहे हैं कांच के दूसरे साइड की चीज़ें हमें पूरी क्लियरली दिखाई दे रही हैं, हाँ, दोज ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर नोन एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो उसमें आपका क्या एग्जाम्पल होगा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ग्लास, ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। एयर भी कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट है, जब एयर क्लियर हो, नॉन पॉल्यूटेड हो, तब एयर भी ट्रांसपेरेंट कहलाएगी। अब ओपेक ऑब्जेक्ट्स, जिनसे कि लाइट अच्छी तरह से पास नहीं हो पाए, लाइट बिल्कुल भी पास नहीं हो पाए, वह ओपेक ऑब्जेक्ट्स है। जैसे कि लकड़ी है, वुड, या फिर पेपर है, हाँ, मोटा पेपर है, या नोटबुक है हमारे पास, ये लाइट को पास करने नहीं दे रहा है अपने से। तो हम अगर वुड को ऐसे सामने पकड़ेंगे तो हमको दूसरे साइड की चीज़ें, उसके अपोजिट साइड की चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, तो वो हो गया ओपेक ऑब्जेक्ट। अब आ जाते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट पे। जिन ऑब्जेक्ट से लाइट पास तो हो रही है, बहुत पर कम अमाउंट में लाइट पास हो रही है कि हमको उस साइड की चीज़ें क्लियरली दिखाई नहीं दे रही हैं, वो कहलाएगा ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जिसमें कि ऑयल पेपर होगा, किसी पेपर पे ऑयल लगा हुआ है जैसे बटर पेपर टाइप का, या मसलिन क्लॉथ है, मलमल का जो कपड़ा होता है, मसलिन क्लॉथ है, ये सब ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें से लाइट थोड़ा थोड़ा पास होता है, तो हम लोग को दूसरे साइड की चीज़ें क्लियरली नहीं दिखाई देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस दिन बहुत कोहरा छाया होता है, फॉगी डे होता है ना, तो एयर है तो ट्रांसपेरेंट, पर जिस दिन फॉगी डे होता है हम लोग को दूर के डिस्टेंस की चीज़ें आसानी से दिखाई नहीं देती हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि वो जो फॉगी एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, वो ट्रांसलूसेंट एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो इस तरह हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल के बारे में पढ़ा। मटेरियल की प्रॉपर्टी इसलिए जाननी है क्योंकि हम लोग को फिर जो ऑब्जेक्ट बनाना है वो हम लोग को सोचना पड़ेगा किस मटेरियल का बनाना है, तो किस तरह के प्रॉपर्टी अलग अलग मटेरियल की होती है, वह जानकर ही हम सही मटेरियल को चूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो आपका ये लेसन 4 कंप्लीट हो गया है। जल्दी हम लोग नए लेसन में मिलेंगे। थैंक यू।